तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है एक्चुअल में कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सिंगल बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन होना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का किसके अलाउ? सिंगल बॉन्ड के अलाउ। यह होता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। भाई किसी को इलेक्ट्रॉन की इच्छा कम है, किसी को ज्यादा है ना, तो उसमें जो डिफरेंस होता है उसके कारण प्लस इफेक्ट शो होता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है और वैलिड अप टू 4 कार्बन। ये केवल 4 कार्बन तक ही वैलिड है। जैसे यहां पे देख लीजिए, तो पहला ये पॉजिटिव, उसके बाद ये और ये यहां से 4 कार्बन तक ही वैलिड हो सकता है ये। और यहां दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। दो तरह के हैं, प्लस आई और माइनस आई। क्लियर? प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से हैं? ओ नेगेटिव है, कार्बोक्सिलेट आयन है, एन नेगेटिव एच है। ये गुड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, काफी अच्छे हैं। अच्छा, इनमें देखिए, इनमें क्या है आपको दिख रहा होगा अगर आप शुरुआत से मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो। ये टर्शरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये ट्रिटियम, ये ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन। ठीक, तो इस कार्बन के पास 3 ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। यहां पे 2 हैं, यहां पे 1 है, यहां पे है ही नहीं, और इसके बाद ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ठीक, ये सीक्वेंस रहेगा प्लस आई इफेक्ट का। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एक्ट एज प्लस आई इफेक्ट। हमेशा वो कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। कोई भी कैसा भी नेचर हो, वो हमेशा नेगेटिव आई इफेक्ट ही शो करेगा। एंड नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट में क्या है? टेंडेंसी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि टेंडेंसी क्या है किसी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की, भूख कितनी है उसे, है ना। तो जैसे यहां पे देखूं तो ये तो प्लस आई वाले हैं, प्लस आई वाले हैं, प्लस आई वाले हैं, लेकिन ये भैया इसके पास डेफिशिएंसी है। प्लस चार्ज हमें क्या बताता है? जैसे हम देखते हैं कि Na प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? 2 8 1 1 ये लूज कर चुका है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो प्लस वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कैसे शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ही CH3 में यहाँ पे NH3 है, NH3 पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज वाले हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट। ये कुछ ऑर्डर हैं, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत काम आएंगे ये। NF3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN COH F फ्लोरो क्लोरो हाइड्रोक्साइड ब्रोमो और आइडो। क्लियर? अच्छा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज जैसे कि ये था, तो वो हमेशा कैसे शो करेंगे? चार्ज ऑलवेज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड शो माइनस आई इफेक्ट। वो कैसा शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या है इसकी? कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि एक चीज समझिए कि हाइड्रोक्साइड आयन तो अपने को पता है कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की भूख है। भूख है तो क्या करेगा? इसके पास तो है नहीं, ये तो गरीब है, इसके पास है। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को घटाता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ, ये क्या करेगा? इसकी एसिडिटी को घटाएगा, यहां पर तो वो है नहीं, तो वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, और एक तरीके से और समझे तो HOH है, यहां पे मैंने H+ निकाल दिया, तो यहां पे एक हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। यही प्रोसीजर यहां किया तो एल्कोक्साइड आयन बन गया। हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है बजाय एल्कोक्साइड आयन के। ये भी एक कारण है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर? अब देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ।
ये कोई HA एसिड है तो ये ब्रेक करेगा H प्लस में और A नेगेटिव में, तो एक कैटायन है और एक एनायन है, इसको हम कंजुगेट एनायन भी बोलते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। ये चीज मैं जस्ट 2 मिनट पहले अभी बोल के आया हूं कि जैसे वाटर के केस में H प्लस निकलने के बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन था वो ज्यादा स्टेबल था बजाय एल्कोक्साइड आयन के। तो यही कंसेप्ट था कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे ही देखना यहाँ पे CH3 सबसे कम एसिडिक है, NH3 उससे ज्यादा, H2 उससे ज्यादा, HF उससे ज्यादा। ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक, देखना यहाँ पे एनायन सबसे कम स्टेबल है किसका? मीथेन का। यहाँ पे देखना उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा ये। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये पीछे ही बता चुका हूं, इन अल्कोहल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे यहां पे अब OH के पास एक है प्लस इफेक्ट शो करने के लिए, यहां पे 2 है, यहां पे 1 2 3 हो गई, है ना। तो ऐसे ही ये सबसे कम ये, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो घटा रहा है ना भैया, डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये, फिर ये। और CH3 OH H2O और ROH, ROH का मतलब CH3 से कुछ बड़ा हो। ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ड्यू टू हाई Ka वैल्यू। Ka वैल्यू आप अगर 11th में इक्विलिब्रियम ठीक से पढ़ के आए होंगे तो ये याद होगा आपको कि Ka की वैल्यू इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Pk वैल्यू के। यानी कि ये कह सकते हैं कि जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना अच्छा एसिड होगा, और जितनी Pka की वैल्यू कम होगी उतना अच्छा एसिड होगा, है ना। ये चीज अब हम इक्विलिब्रियम में सीख के आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बात वही है, बात वही प्लस इफेक्ट की। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, बस, है ना। बात सारी वही है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन अल्कोहल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके सामने एक तो फॉर्मिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है। पता करना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखो वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन है डोनेट के नाम पर, और यहाँ पे एक पूरा CH3 ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, तो ऑब्वियसली कम एसिडिक होगा या ज्यादा होगा। और एक तरीका है कि H प्लस निकाल दो दोनों से, क्या बनेगा? आयन। आयन। अब इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल है बजाय इसके। सिंपल भाई, जो ये है ये मोर स्टेबल है। वो कंसेप्ट भी लगा सकते हो कि जिसका एनायन जितना स्टेबल उतना वो अच्छा है एसिड, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। ठीक। अच्छा, कुछ ट्रेंड्स हैं जो एंट्रेंस में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखूं तो COH के साथ एक CH3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 प्लस इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिड स्ट्रेंथ, इसलिए यहाँ पे 3 है तो कम, 2 और फिर 1। ऐसे ही फ्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है। तो फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये और फिर ये। वही आपको अगर बॉन्ड में फंसा दिया जाए कि कंपाउंड तो सेम है, खाली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक चीज याद रखना कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कब स्टेबलाइज होता है? अगर मैं इसको कुछ हाइड्रोजन दूं तो ये बॉन्ड तोड़ देगा। आपको याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़वाया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी कितनी होगी? 2, इसकी कितनी होगी? 1, इसकी 0। यानी कि इनको एटम्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, वो नहीं है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहे हैं। यानी कि इनमें भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
तो सबसे ज्यादा किसको जरूरत है? sp यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड को, और फिर सिंगल बॉन्ड को, है ना। अब अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है। तो एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो गया ये होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और फिर इसकी होगी। क्लियर? नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइन हम दो तरह से देखेंगे कि एक तो गैस फेस में और एक एक्वस फेस में। गैस फेस में या नॉन पोलर मीडियम भी बोल देते हैं। क्या होगा वहां पे? केवल प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल हो पाएगा, जिसका जितना ज्यादा प्लस आई उतने ही ज्यादा बेसिसिटी। ठीक, गैस फेस में हम खाली प्लस आई इफेक्ट लगा सकते हैं, ना स्टेरिक ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखना अमाइन के पास तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सबसे कम ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट आ गया तो सेकंड नंबर पे ये आ गया। यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट आ गए तो और ज्यादा बेसिक हो गया। यहाँ पे तीन आ गए तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा बेसिसिटी। एक्वस मीडियम में क्या कहना चाह रहा है कि इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट तो के हिसाब से तो ये हम समझ के आ गए ऊपर, हाँ भाई सेम रहेगा। दो चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस से। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे देखा जाए तो ये मान लिया टर्शरी, या फिर यहीं पे बता देता हूं, ये टर्शरी है। अब यहां पे कोई मॉलिक्यूल आके इसमें जुड़ना चाहे, अटैक करना चाहे, तो क्या होगा? ये बल की ग्रुप है, ये बल की ग्रुप है, ये बल की ग्रुप है, ये सारे मिलके क्या करेंगे? ये रिपल्शन पैदा करेंगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें एक ग्राउंड में एक बॉल पड़ी है छोटी सी, एक बहुत क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटी सी बॉल पड़ी है, तो मैं कहूं आपको उसको जाके उठा के ले आओ, तो आप आराम से ले आओगे, जो कि इस केस में है। और अगर मैं बोलूं कि वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं और बीच में एक बॉल पड़ी है और आप लेके आओ, तो वहां पे ये वाला केस आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? प्राइमरी की, ताकि तुम आराम से जाके ला सकते हो। और सबसे कम किसकी होगी? टर्शरी की। क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहना चाहता है? जैसे कि प्राइमरी है तो प्राइमरी देखना NH2, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किससे? पानी से। ऐसे ही यहां पे देखना RN, ये R' और यहां पे बच गया H, तो यहां पे OH2, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शरी में देखिए, टर्शरी में क्या देखिए क्या एप्लीकेबल है? यहां तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड, वो स्टेबलाइज कर ही नहीं पा रहा है। तो भैया यहाँ पे दो बॉन्ड बन पा रहे हैं तो ये ज्यादा बेसिक होगा, वहां पे एक बन पा रहा है थोड़ा सा कम, और यहाँ पे तो है नहीं तो सबसे कम, तो उसके हिसाब से ये ऑर्डर निकल आया। बाकी और अच्छे से इसका इथाइल का और एक मिथाइल का केस है, वो अमाइंस में जब पढ़ाऊंगा जब करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक बेसिक जानकारी चाहिए अपने को। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, ये किस लिए होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको याद हो पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही मिलते हैं, सिंगल बॉन्ड में नहीं मिलते। जैसे प्लस आई इफेक्ट सिंगल जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से होता था, वही रेजोनेंस जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। व्हेन इट इज इन कंजुगेशन, जब वो कंजुगेशन में हो, कंजुगेशन में समझाना कोशिश करता हूं। जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, चार्ज है, डबल सिंगल बॉन्ड है, चार्ज है, मतलब एक अल्टरनेट उसका एक ऐसा पैटर्न बना हो, उसे हम बोलते हैं कंजुगेशन। तो विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, या एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या हो जाता है। अच्छा, यहां पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चार्ज, है ना, वही है ना। तो यानी कि कंजुगेशन में होना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे
ये इस तरह से गए तो देखना यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला जो बॉन्ड टूट के इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये अभी भी कंजुगेशन में है, देखो चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन फिर सिंगल बॉन्ड फिर चार्ज। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ आएगी, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा और यहाँ पे इसने डोनेट किया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये अब भी कंजुगेशन में है, चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शेयर कर दिया और इधर आ गया डबल बॉन्ड तो यहाँ पे फिर से चार्ज आ गया, है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या कहानी है कि व्हेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल बिकम्स चार्ज ड्यू टू कंजुगेशन इफेक्ट, कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज हो जाए, प्लस या नेगेटिव नहीं बोलते, चार्ज हो जाए ड्यू टू कंजुगेशन इफेक्ट। अब देखना चाहो तो इस पर क्या चार्ज था, पहले कोई चार्ज नहीं था लेकिन हो गया ना बाद में, इस पे क्या चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था लेकिन बाद में नेगेटिव आ गया ना। ये बहुत कॉमन है रेजोनेंस और मेसोमेरिक, बल्कि सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेंगे, ये जितने मॉलिक्यूल है OH है, NH2 है, OCOR है, NH है, NHCOR है, NHR है और OR है, ये सारे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। माइनस एम वाले कौन से हैं, NO2 C डबल बॉन्ड OR। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो कहीं और भी है, नहीं कहीं पर भी नहीं है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी किस में है, माइनस एम यानी कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में। क्लियर? चलिए, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज। न्यूट्रल कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किसी भी चार्ज से, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। इनमें चार्ज स्ट्रक्चर इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अच्छा, किसी भी चार्ज स्पीसीज में अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे हो ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसको समझो भाई, जिस पे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। समझने की कोशिश करो कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है या बहुत कम जरूरत है तो उस पर प्लस चार्ज पड़ा रहे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो स्टेबलाइज करेगा स्ट्रक्चर को। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि इन दोनों में ये दोनों इक्विवेलेंट है, चाहे इस ऑक्सीजन पे आ जाए डबल बॉन्ड चाहे इस ऑक्सीजन पे आ जाए, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में देखें तो यहां पे तो बन गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये तो होगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। बट इन केस ऑफ सेकेंड कंपाउंड यहां पे क्या होगा, यहां पे रेजोनेंस शो तो कर रहा है लेकिन जो लास्ट में हाइब्रिड बनी, रेजोनेंस हाइब्रिड बनी इसकी, वो इसके नॉन इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं है। देखो बहुत फर्क है ना। तो ये किस में आ गए, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। और अपने को पता है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाले ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। क्लियर? चलिए, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कैसे पता लगाते हैं या है क्या वो समझते हैं पहले। कि एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है कि किसी मॉलिक्यूल के पास वो है कि नहीं। जैसे कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनरिटी है, कंजुगेशन सिस्टम में है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर उसके पास प्लेनरिटी नहीं है, कंजुगेशन नहीं है या 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक है। और अगर सारी चीजें कंजुगेशन तक है लेकिन सिर्फ 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आएंगे एंटी एरोमेटिक में। एक बार फिर से, जिसके जो साइक्लिक है, प्लेनरिटी है, कंजुगेशन है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, जिसको हम हक्कल रूल भी बोलते हैं। आप 11th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे हक्कल रूल के बारे में, जीओसी में।
और उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। जहां पे साइक्लिक है भले ही, लेकिन प्लेनरिटी नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, मतलब कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से नहीं है, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। और जिसके पास ये सब है बस 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो डिजिट आनी चाहिए वो फ्रैक्शन में ना हो, 1 2 3 4 चल जाएगा, लेकिन 1/2 1/3 ये चीजें नहीं आएंगी। जहां पर 1/2 1/3 आ गया, या तो वो नॉन में चला जाएगा या एंटी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है बेंजीन। बेंजीन में देखिए कंजुगेशन सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्लियर। प्लेनर ये है मॉलिक्यूल, आपको 99% मॉलिक्यूल्स प्लेनर मिलेंगे, उसकी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंजुगेशन सिस्टम में। अच्छा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। अच्छा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, यानी कि 4n+2 = 6। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर आ गया, 6 में से 2 गए 4, और 4 में से 4 कट गया, तो n की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम है क्या, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हाँ, प्लेनर कंजुगेशन सिस्टम है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। अच्छा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये 0 है ना, 0 1 2 3 4 है ना, तो ये किस में आ गया, ये भी एरोमेटिक में आ गया, पता लगा लोगे अब आराम से। अच्छा, नॉन एरोमेटिक में देखिए, यहाँ पे ये साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है ना, ये मॉलिक्यूल में वैसे ही बता देता हूँ, ये प्लेनर नहीं है ना, तो ये किस में आ जाएगा कि ये साइक्लिक है, लेकिन साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, तो ये किस में आएगा, नॉन एरोमेटिक में। क्लियर। फिर देखते हैं इस केस में, यहां पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन सिस्टम में है, साइक्लिक है, प्लेनर है। 4n+2 इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे आ रही है 1/2, तो ये किस में आएंगे, एंटी एरोमेटिक में। क्लियर। स्टेबिलिटी कैसे, एरोमेटिक सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, एंड फिर एंटी एरोमेटिक। क्लियर। एप्लीकेशन क्या है इनकी, कि एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कैसे देखेंगे अपन, किस में कंपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल है बेसिकली सारे, एक तो फिनॉल है, एक विनाइल अल्कोहल है, और इथेनॉल है। अब ये एरोमेटिक होने के कारण ज्यादा एसिडिक है, क्यों, देखते हैं कि फिनॉल में अपन स्टेबलाइज कर सकते हैं क्या, रेजोनेंस। देखो यहां से ये OH है, यहां से बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां पे, फिर यहां से बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये चार्ज इधर आ गया यहां पे, ठीक है। अब यहां पे चार्ज शिफ्ट करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर चार्ज यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, यानी कि इसके इतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, है ना, इतने सारे लोग हैं इनका चार्ज डीलोकलाइज करने के लिए, इतने सारे कार्बन हैं यहाँ पे। वही अगर मैं इसको इसमें से H+ निकालना चाहूं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर से उसी तरह से खुद को स्टेबलाइज कर लेगा, है ना, तो इसको H+ देने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और अपन यही समझते हैं कि जो जितनी जल्दी H+ दे दे उतने ही अच्छे से वो एसिड है, तो यहाँ पे स्टेबलाइज कर पा रहा है। विनाइल अल्कोहल में इतना नहीं है कि भाई यहाँ पे तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, और यहाँ पे तो बस एक ही यही रेजोनेंस बन सकता है, पहला ये और दूसरा ये, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 बन रहे हैं, तो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज ये कर पा रहा है, इसलिए अच्छा एसिड है। कुछ नोट्स लिखवाता हूं, लिख लीजिए। Phenol are more acidic because during resonating structure of phenol, oxygen get positive charge। अभी जस्ट आप देख के आए थे यहाँ पे कि जो रेजोनेंस में ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था, एज अ रिजल्ट टेंडेंसी टू डोनेट H+ इंक्रीजेस। अब उस पे प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि उसके पास टेंडेंसी है एक H+ को देने की, अभी तो पॉजिटिव चार्ज आ पा रहा है ना। क्लियर।
एंड फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, फिनॉल में से खाली H निकाल दो, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अभी हम देख के आए हैं कि उसमें 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे थे, तो वो स्टेबलाइज कर रहा था, है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक है फिनॉल। क्लियर। अब आते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन पे, कि भाई एक बेंजाइल है और उसके ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप है जो कि कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर भी सेम कहानी है भाई, यहां पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, एक बॉन्ड एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, है ना। तो हो क्या रहा है, सॉरी, तो बेंजाइल कार्बोकैटायन में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो पा रहा है। अच्छा, इस केस में देखना कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा ना, वो डिक्रीज करेगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि उसको भूख है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है, भूख है उसे इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की। अब जैसे ही रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा नो, भैया मैं आ गया तेरे को देने, तो यहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जबकि विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। अब विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यार मैं तो तेरे से लेने आया हूं, जबकि उसको पहले से ही जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, उसको और पॉजिटिव बना देंगे और क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे स्टेबिलिटी को। जैसे इस केस में देखा जाए तो यहां पे जो अमीनो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोनियम कार्बोकैटायन। क्लियर। नेक्स्ट है बेंजाइल कार्बोनाइन। बेंजाइल कार्बोनाइन मतलब एनायन है, बेंजीन पे कोई कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस पे एनायन है। अब यहां पे क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, अब ये ढूंढ रहा है कि भाई मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए तो मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है स्टेबलाइज करेगा और रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी घटाएगा, है ना। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज कर रहा है ना। अब यहां देखो एग्जांपल में, इसके कितने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके कितने हैं 10, इसके 6 हैं, है ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अपन ये जानते हैं कि जिसके जितने ज्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। क्लियर। अब यहां पे इनके अंदर रेजोनेंस तो मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 6 यहां है, 6 यहां है, 6 यहां है, लेकिन फर्क कहां है, पोलैरिटी में। बता दूं आपको, ऑर्डर ये होगा ड्यू टू मोर पोलैरिटी। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे तो 2 बेंजीन है और एक यहां पे बेंजीन अलग से है, यहां पे पोलैरिटी सबसे कम है, यहां थोड़ी सी, तीनों एक जैसे हैं तो थोड़ी सी बढ़ गई, यहां पे तीनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो और ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो ड्यू टू मोर पोलैरिटी, है ना। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेई का, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अच्छा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, मान लो कोई एसिड है, उसने H+ आयन दे दिया और क्या बना लिया, एनायन। अब जितना ज्यादा उसका एनायन स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा उसका एनायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्लियर। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, SrSO3H थायोनाइल जिसको बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको बताना है, आपके लिए सवाल है, ये मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि ये H+ रिलीज करेगा तो कुछ ऐसा आयन बनेगा इसका एनायन, और ये कुछ ऐसे स्टेबलाइज हो जाएगा। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, वो कुछ ऐसे स्टेबलाइज होगा, है ना। अब आप जानते हो इसके कितने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने हैं इसके, 3 हैं, 3 हैं, और इसके कितने हैं, 2 हैं।
और मेरे को एक बात पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो क्या दिक्कत है, बता सकते हो? बिल्कुल सही। और कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिनॉल में यहां थोड़ी सी अपने को सोचने की जरूरत है, थोड़ा सोच लीजिए, है ना, कि यहाँ पे H+ निकाला तो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे मिल गया, फिनॉक्साइड आयन, ये कौन सा आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन। तो यहां पे तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, और मेरे को पता है जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये होना चाहिए, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। यही तो मार खा गए, ये नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से। कुछ लोग सोच रहे हैं साला गलत पढ़ाता है, अरे नहीं भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा किससे, फिनॉल से। क्यों? क्योंकि यहां पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं लेकिन इक्विवेलेंट हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, यहां पे अनइक्विवेलेंट हैं। और आपको याद हो मैंने एक जगह लिखवाया था कि जहां अनइक्विवेलेंट आएंगे वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जहां पे इक्विवेलेंट आएंगे वहां पे स्टेबिलिटी आनी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्लियर? फिनॉक्साइड आयन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करोगे, एक बार समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी किसकी, फिनॉक्साइड आयन की। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की बढ़ जाएगी। नहीं समझे भाई, फिनॉल है यानी कि बेंजीन और OH है, अब उसको कोई डोनेट करने वाला मिल जाए तो वो आराम से डोनेट कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ जानी चाहिए। अगर कोई लेने वाला है फिनॉल पे, अगर कोई ग्रुप लेने वाला लगा हुआ है तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करने नहीं देगा, वो कहेगा मेरे को जरूरत है, मेरे को दे दे भैया, तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी घटाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इंक्रीज, और यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल डिक्रीज। तो इनमें बताओगे, आपको अगर थोड़ा आइडिया ना हो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आप जीओसी पढ़ के आए हुए हो। ये वाला जो है NO2, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाला है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। पॉज कर लीजिए और इसका आंसर बताइए मुझे। कर लिया? चलिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी, यानी कि इससे तो ज्यादा ही होगी, क्या मानते हो? नहीं। और ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, तो इससे तो कम ही होगी क्योंकि यहां पे तो कुछ भी नहीं। बोलो। बात आती है ऑर्थो इफेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सिस्टम बिकम नॉन प्लेनर, द सिस्टम बिकम नॉन प्लेनर और रिंग विल बी आउट ऑफ द प्लेन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू बल्की ग्रुप। मान लो दो बेंजीन जुड़ी हुई है ना, ये मान लो एक बेंजीन, ये मान लो एक बेंजीन, अब इसके ऑर्थो पे बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आपस में ना इस तरह से जुड़े होंगे तो रिपेल करेंगे, तो एक रिंग ऐसे घूम जाएगी, है ना। तो ये एक प्लेन में तो नहीं है भाई, पहले एक प्लेन में थे, अब ये रोटेट कर गई, तो इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर? ये कहना चाह रहा है कि द सिस्टम बिकम नॉन प्लेनर और रिंग विल बी आउट ऑफ द प्लेन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन। ध्यान रखना, ऑर्थो पोजिशन कौन सी होती है, अगर यहां पे ग्रुप हो तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये अगेन मेटा, ये अगेन ऑर्थो, है ना। तो ये ऑर्थो इफेक्ट है, केवल ऑर्थो की बात चल रही है यहां पे। क्लियर? एग्जाम्पल कैसे हैं, NO2 है, COH है, CHO है, एल्डिहाइड, नाइट्रो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? कि ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन ग्रुप इज स्मॉलर,
छोटा ग्रुप है जैसे हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, हेलोजन है या साइनाइड है, ऐसे ग्रुप में ये नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पहले ही बता दिया कि ये बड़े ग्रुप और जो बल्कि ग्रुप है वहीं पर लागू होगा और इन पे छोटे वालों पे नहीं। और तो इफेक्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। SIR इफेक्ट क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, यहां से बॉन्ड टूटा, इस पे आया प्लस चार्ज। अब क्या हो रहा होगा कि रिंग से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की सप्लाई आ रही होगी, रिंग कुछ ना कुछ सप्लाई कर रही होगी इस पे। क्या कहना चाह रहा है कि एज द रिंग सप्लाई द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैक साइड पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन डिक्रीज। अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे घटता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। भाई जैसे जैसे ये घटता जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख खत्म होती जाएगी और उसके बाद वो एसिडिक रहेगा ही नहीं। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहां पे, एक तो देखना अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कार्बोक्सिलिक है, मोर एक्यूरेटली ये बेंजोइक एसिड है। तो अपन कंपेयर कर सकते हैं इससे एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे, अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो मोर एसिडिक कौन सा है, ये है। रीजन कि यहां पे जो हाइड्रोजन है और यहां का जो ऑक्सीजन है इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज होने के कारण दिस मॉलिक्यूल इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, कि मोर स्टेबल एनायन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग इज फॉर्म्ड। तो ये और आसानी से इस वाले H+ को डोनेट कर देगा क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगी। ऐसे ही देखें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, अगर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है IIT का मेंस का, क्या कि एक तो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। ये मत सोचना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक अल्कोहल भी दोनों मिलकर ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, ये कंसेप्ट नहीं सोचना। आपने को ये सोचना है कि यहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो सकती है, यहां पे एक हो सकती है और यहां पे है ही नहीं, तो सबसे कम लेस एसिडिक ये होगा और मोर एसिडिक ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। एनिलीन मैंने बताया हुआ है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हो तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं या अमीनो बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक, तो एनिलीन देख लिया, एनिलीन को हमने एसिड पे रिएक्ट करवाया तो ये यहां पे आके जुड़ जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा H2O, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा H2O, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा H2O। तो यहां पे तो स्टेबलाइज कर लिया, स्टेबलाइज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर यहां पे कोई ग्रुप प्रेजेंस हो, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। अब क्या होगा, जब इस पे कोई H+ एक्ट करेगा ना तो ये हाइड्रोनियम आयन तो बनाएगा, लेकिन जब ये पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा होगा ना तो ये थोड़ी सी अड़चन डाल देगा। ये क्या प्रोवाइड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी और बेसिसिटी कम हो जाएगी। यानी कि ऑर्थो ग्रुप कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, टू H2O एंड स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी डिक्रीजेस। चलते हैं हाइपर कंजुगेशन की तरफ। हाइपर कंजुगेशन क्या है, क्योंकि एक तो कोई भी बॉन्ड रेजोनेंस में ना हो, यहां हम केवल पढ़ेंगे सिग्मा और पाई और सिग्मा बॉन्ड आपस में कंजुगेट सिस्टम में हो, रेजोनेंस नहीं कंजुगेट सिस्टम में हो। और अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन मस्ट अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड आप समझते होंगे शायद, अब तक हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आप ये समझते हो जहां पे डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नहीं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है, फ्री रेडिकल है, वहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही मानते हैं। सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, बॉन्ड तो वो बनाएगा मजबूरी में, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी और ये भी। क्लियर। मोर द हाइपर कंजुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी।
एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये इसके पास कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता लगाना है अपने को, जिस पे चार्ज है उसके साइड वाला को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे कितने हैं 3, यानी कि ये यहां से देखें, यहां से स्टार्ट करें तो पहला हाइपर कंजुगेशन ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये इससे अलग है, ये हटेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा ये वाला हाइड्रोजन हो सकता है, तीसरा ये वाला हाइड्रोजन हो सकता है ना। तो ये इसके क्या बता रहा है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो एक बता देता हूं, दूसरा आपको बताना है कि भाई अगर यहां पे देखूं तो 3 है अल्फा हाइड्रोजन, यहां देखूं तो 3 और 3 6 है अल्फा हाइड्रोजन, और यहां देखो तो 3 और 3 और 3 9 है। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इसमें होगी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, उससे कम ये और फिर ये। क्लियर? इसमें बताइए, आप पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। देखिए मैं करवा के चला जाऊंगा, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कभी भी नहीं आएगा ये टॉपिक। चलिए करता हूं। यहां पे देखिए 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मोर स्टेबल ये होगा। बहुत बच्चों ने ये वाला टिक किया होगा, इन्होंने ये किया, कांग्रेचुलेशन, आप टॉपिक पकड़ पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहां आयन है और CH3 है, यहां पे ध्यान रखना है CD3 है, D फॉर ड्यूटेरियम। आपने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़े होंगे, 1H1 1H2 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको D से भी डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। क्लियर? तो इनमें पता लगाना अपने को, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड से। अब जो बॉन्ड वीक होगा वो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो हाइपर कंजुगेशन में आ जाएगा, बल्कि ये तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, और प्लस इफेक्ट इसका ज्यादा होता है और ड्यूटेरियम का, तो उस कारण भी यहां पे हाइपर कंजुगेशन ये वाला मॉलिक्यूल अच्छे से नहीं कर पाएगा, ये कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियर? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आप ही बताओगे, वैसे तो आसान सा ही है। यहां पे दिख रहा है तीनों CH3 ग्रुप है, यहां पे दिख रहा है एक CD3 आ गया, यहां पे 2 CD3 आ गए, तो ये सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो कर पाएगा, तो ये यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो ये ज्यादा कर पाएगा। ये ऑर्डर बन गया इसका, है ना, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ये ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, देखो किसी भी टॉपिक में टॉपिक को समझने के बाद एप्लीकेशन करनी बहुत जरूरी है, वरना वो टॉपिक कुछ 2 घंटा 3 घंटा दिमाग में रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। अगर एप्लीकेशन करनी आ गई तो उसके बाद तुम उसको एग्जाम तक नहीं भूलोगे। एप्लीकेशन देखते हैं। टॉलिन, टॉलिन किसे बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन को। ये शुरुआत में बताया था कि यहां पे CH3 जुड़ जाए तो इसको मिथाइल बेंजीन इसका IUPAC नेम है, और टॉलिन इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन जो यहां पे कार्बन है, देख पा रहे हो, तो यहां पे कार्बन है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्डेड है। तो क्या होगा, होना क्या है भैया, एक ये हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन चला गया, ये चला गया। अब इसके बाद खेल देखो क्या हो रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे आ रही है, ये ऑर्थो, ये पैरा, और यहां पे अगेन ऑर्थो, है ना, यहां पे ऑर्थो में है, यहां पैरा में है, और यहां ऑर्थो में है। ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, कि CH3 जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ध्यान रखना। ये 11th में कुछ बच्चों को पता भी होगा
कि जो मिथाइल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो कहां पर एक्टिवेट कर पाएगी? खाली ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। ठीक, कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन रिंग गेट एक्टिवेटेड एंड हाइपर कंजुगेशन अप्लाइड टू ऑर्थो एंड पैरा, केवल ऑर्थो और पैरा पर ही एप्लीकेबल हो पाएगी और कहीं नहीं कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल बता देता हूं। ये ई प्लस जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, आपने 10th में ना एक सोप मैकेनिज्म पढ़ी होगी, वहां पे याद हो तो एक माइसेल बनता था, तो उसमें हम दो चीजें पढ़ते थे, एक तो लायोफिलिक एंड एक लायोफोबिक एंड, जिसमें हम बोलते थे कि लायोफिलिक तो वाटर लविंग है और लायोफोबिक वाटर हीटिंग है। तो वहां पे फिलिक और फोबिक का मतलब क्या था? फिलिक मतलब लविंग और फोबिक मतलब हेटिंग। ठीक, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीशीज है, यानी कि प्लस है ना यार, इस पे किसी पे प्लस चार्ज हो मतलब उसे इलेक्ट्रॉन की भूख है ना, उसे उतनी इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि उसके पास डेफिशिएंसी होगी। ठीक, एक बार ये देख लीजिए हाइपर कंजुगेशन में, भाई यहां पर मैं अगर देखना चाहूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां देखो तो 2 ही तो है, इस कार्बन के प्रेजेंस में देखनी है ना अपने को। 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइपर कंजुगेशन इधर ज्यादा होंगी। क्लियर यार? अब तो आसान सा लगने लग गया ना आपको भी ये। चलिए, अरे इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके जुड़ेगा? मैंने अभी अभी बताया कुछ देर, बस जस्ट 2 मिनट पहले, कि CH3 जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। तो ऑर्थो येरा और पैरा येरा पहला पे पहले से ग्रुप है, तो पैरा पे तो जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके जुड़ेगा? ऑर्थो पे। सिंपल। क्लियर? दूसरा केस है, पहला केस था टॉलुइन का, दूसरा केस है एल्कीन्स का। एल्कीन में क्या है? एल्कीन में भी वही कहानी है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां पे देखना कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां मतलब उसी का रेजोनेंस बता रहा है ये, सॉरी हाइपर कंजुगेशन बता रहा है। अब कहानी अपने को ये याद रखनी कि मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन में एक ही चीज याद रखनी है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे मुझे? ये आपके लिए है। हाँ जी, पहले वाला पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया? चले, यहां पे देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 तो नहीं बोल रहा कोई भाई? यहां पे तो है ही नहीं, यही तो है वो कार्बन। 0 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पे, ये कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे ये कार्बन 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये और ये यही आ रहा था। वेरी गुड। अच्छा, यहां पे देखना, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे, हाँ यहां पे बताइए इनको काउंट करूं कि नहीं करूं? बोलिए, सोच समझ के बोलिएगा। हाँ जी, यही है केवल ये वाले 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये तो क्लियर हो गया कि इससे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा। अब इसमें कैसे पता लगाएं कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो इसमें पता ऐसे लगा सकते हैं कि यहां पे इस तरफ से दोनों बॉन्ड को हाइपर कंजुगेशन इक्वली मिल रही है, यहां पे अनइक्वल है ना। तो यहां पे बॉन्ड तोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन शो करने पर मजबूर हो जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद
वो कितनी एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे कि हम कहें हम खाना खाते हैं तो एकदम है ना आराम सा मिलता है, जब अरे यार मजा आ गया आज तो, है ना, चने की सब्जी खा के राजमा खा के मजा आ गया, है ना। तो वही चीज कि मोर इजिली द एल्कीन गेट एब्सॉर्ब द कैटलिस्ट मोर इज द हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, जितना ज्यादा वो हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ती जाएगी। ठीक, ये निकल प्लेटिनम पैलेडियम थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। आपको पता होगा ग्रुप 12 में होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। ग्रुप 11 में होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और ग्रुप 10 में होते हैं निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक, तो जो ग्रुप 10 वाले एलिमेंट है ना, ये स्ट्रांगली कहां यूज होते हैं? हाइड्रोजिनेशन में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहां यूज होते हैं? हाइड्रोजिनेशन में। ये कहां यूज होते हैं? कोइनेज मेटल बोलते हैं इनको, कोइनेज मेटल। और जिंक, कैडमियम, मरकरी ये क्या है? बहुत ही सूडो ट्रांजिशन मेटल। खैर वो तो तुम्हें डी ब्लॉक में पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजनेशन के लिए निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पे निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम 573 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे कुछ है ना हीट नेगेटिव में निकल रही है, यानी कि बाहर निकल रही है। पॉजिटिव का मतलब होता है हम बाहर से दे रहे हैं, नेगेटिव का मतलब होता है कि वो बाहर सराउंडिंग में छोड़ रहा है। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि जो पाई बॉन्ड है ना वो वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक्सोथर्मिक क्यों है रिएक्शन? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ वीक बॉन्ड। यार आप एक बात बताओ, आपका अभी कोई बिजनेस शुरू किया आपने, मान लीजिए कोई भी लकड़ी का बिजनेस शुरू किया मान लिया आपने, तो शुरुआत में आपके पास मान लो 10,000 का आपको इनकम आई, तो आपको 10,000 से 1 लाख तक जाना हो तो आपको एनर्जी बहुत सारी देनी पड़ेगी, नहीं? और बड़े से छोटे पे आना तो आपको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि यहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ वीक बॉन्ड, इसलिए वहां पे एनर्जी रिलीज कर रही है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये पिछले टॉपिक में क्लियर करवा के आ चुका हूं मैं जस्ट अभी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, यानी कि जितने कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। मेरे ख्याल से आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बखूबी समझते होंगे, है ना। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कुछ सवाल कर ले, यहां पे देख के बताएं इसके अकॉर्डिंग ए, बी और सी। करिए, ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए। चले, हो गया? अब देखिए यहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पे बोला जितने अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा तो भैया इसकी होगी। फिर 3 है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें 3 और 3 6 हैं, तो फिर 3 के हिसाब से तो इनकी ज्यादा हुई। यही कंसेप्ट लगाना है बहुत छोटा सा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सिंपल। अच्छा यहां पे देखिए इन दोनों में ये तो सीसॉ ट्रांस है यार, यहाँ पे तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो आपको याद हो तो मैंने सीसॉ ट्रांस में एक कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी जब मैंने आइसोमर्स पढ़ाए थे। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि ये तो है सिमेट्रिक, ये बताते हैं यहाँ पे सिमेट्री है और यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, है ना। तो सिमेट्री के कारण इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, ठीक है। हाई HOH ड्यू टू सिमेट्री, क्लियर। यहां पे देखना 3 बॉन्ड एक्सटर्नल में है और यहां पे 3 बॉन्ड इंटरनल में है, तो अपने को ज्यादा एनर्जी यहां से रिलीज होगी ना, बाहर से, बाहर की बाहर, यहां पे तो वो डिलोकलाइज कर लेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनमें से
एक भी लगा है, हाँ भाई ये हम नहीं कर सकते, पता नहीं वहां पे जाके क्या हो जाता है आपको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। 5 तरह की रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन प्रोसीड होने के बीच में जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो वो कितने तरह के हो सकते हैं? एक तो कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन। ठीक, अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। स्टेबिलिटी कहां किसकी ज्यादा है, कहां पे कौन सा सुटेबल है, किस रिएक्शन में कौन सा बनना चाहिए या जो बनता है। क्लियर? वो क्या है? कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन अपन बोलते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। हमें ये पता है कि कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले को और एनायन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज वाले को, बल्कि कैथोड में उल्टा होता है। कैथोड बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाले को और एनोड बोलते हैं पॉजिटिव वाले को। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस कंफ्यूजन करता है बाद में कि कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास केवल क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस तरह का मिलेगा, यानी कि चारों बॉन्ड उसके कंप्लीट नहीं होने चाहिए। एक तो पॉजिटिव चार्ज उसने लूज कर दिया, तो इसके ऑक्टेट में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, बात जमी नहीं कुछ। अरे भैया कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अब एक वो लूज कर चुका है, अब उसके जिन 3 एटम से बॉन्डिंग है वो भी तो शेयरिंग में होंगे, क्योंकि तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। 2 और 2 2 और 2 4 और 2 6, है ना। तो ऑक्टेट में कितने होंगे उसके? 6 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अपने को समझ में आ गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी बोल चुका हूं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि यहां पे डबल बॉन्ड हो ना, जरूरी नहीं है। उस पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि भाई उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन हो पा रही, डबल बॉन्ड की संभावना है या वो बना सकता है। ठीक, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, अगर मैं थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाना चाहूं तो अपन यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम निकालते कैसे हैं ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं Z। Z क्या होता है एक्चुअल में? हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं करवाऊंगा जब केमिकल बॉन्डिंग करवाऊंगा, है ना। अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए। Z कैसे निकालते हैं? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक, अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू 2 आ रही है, अगर वैल्यू 2 आ रही है तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। अगर 3 आ रही है तो ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 आ रही है तो टेट्रा हेड्रल। अगर 5 आ रही है तो हाँ जी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर 6 आ रही है तो ऑक्टा हेड्रल। ये तो है इनकी ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 पे होगी तो sp, 3 पे होगी तो sp2, 4 पे होगी तो sp3, ऐसे एक एक जोड़ते जाओ। 5 होगी तो sp3d और 6 होगी तो sp3d2। क्लियर? अब इस केस में देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, लेकिन अपने को यहां पे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर देखने हैं। पेयर देखिए कितने हैं? 3 हैं। और क्या यहां पे लोन पेयर है? भाई बॉन्ड पेयर तो इसमें 3 है, क्या लोन पेयर है? नहीं, 0 है। तो 3 पे क्या बननी चाहिए ज्योमेट्री? ट्रायगोनल प्लेनर। और जिस केस में लोन पेयर ज्योमेट्री में एब्सेंट हो वही उसकी शेप बना दी जाती है ना। तो ये ज्योमेट्री कह लो चाहे शेप कह लो, इनकी ट्रायगोनल प्लेनर ही रहनी है। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इनका? सबसे ज्यादा टर्शियरी,
फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? टर्सरी। टर्सरी यानी कि जिससे 3 कार्बन जुड़े हो। सेकेंडरी मतलब जिससे 2 कार्बन जुड़े हो। प्राइमरी है जिससे 1 कार्बन जुड़ा हो या फिर उससे कुछ जुड़ा ही ना हो। जैसे ये वाली चीज देखें, यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये सबसे कम स्टेबल है। ये भी प्राइमरी है लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन है तो 1 प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, तो थोड़ा सा इससे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट होंगे तो थोड़ा और ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट है तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन। पार्टनर ही हो नहीं सकता, 4 बॉन्ड ही बना ले तो फिर वो कार्बोकेटाइन किस बात का, है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोपेलियम कार्बोकेटाइन, ये मोर स्टेबल, काफी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, एरोमेटिसिटी, है ना। एरोमेटिसिटी में क्या बताया था? जो साइक्लिक हो, जो कंजुगेशन सिस्टम में हो, जो प्लेनर हो, जो 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। यहाँ पे ट्राई करें कितने होंगे, यहाँ पे 4n+2 इलेक्ट्रॉन करें। 4n+2 इक्वल टू कितना होगा? 2 2 4 2 6 6 होगा। 4n यानी कि 6 में से 2 गया 4 और ये कट गया तो 1। जी हाँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि ये एरोमेटिसिटी के कारण ज्यादा स्टेबल है। यही किस्सा यहाँ पर भी है सीपीएम में, कि यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, यानी कि कंजुगेट सिस्टम तो है ना। तो ये भी किसके कारण ज्यादा स्टेबल होगा? हाईली स्टेबल किसके कारण होगा? एरोमेटिसिटी के कारण। कंपाउंड बहुत सारे हैं लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना, तो मैंने थोड़ा बताना ठीक समझा। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आपको ये ए पार्ट है, ये बी और ये सी, इनमें से बताना है मोस्ट स्टेबल कौन से होंगे। एक बार पॉज करके ना फिर खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, ट्राई कीजिए। कर लिया? देखिए यहां पे क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहां पे सेकेंडरी है, यहां पे टर्शरी है। ऑब्वियसली सिंपल था। इसमें और इसमें देखें तो इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी बजाय इसके, क्योंकि यहां पे मोर कंजुगेट सिस्टम है तो ये ज्यादा। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो ऑर्डर है, जिन्होंने बता दिया वो बहुत अच्छे। ये सबसे ज्यादा टर्शरी, बेंजाइल, सेकेंडरी, एलाइल और प्राइमरी। क्लियर? ये वही जो भी बता के आया था पीछे, बेंजाइल, सेकेंडरी। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन या रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट कैसी कैसी हो सकती है कि एक तो 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाए, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, है ना। और क्या हो जाए? 1,2 मिथाइल आयन शिफ्ट हो जाए, या 1,2 फिनाइल आयन शिफ्ट हो जाए, या फिर रिंग एक्सपेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या तो 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो, या मिथाइल, या तो हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, या CH3 शिफ्ट हो जाए, या फिनाइल शिफ्ट हो जाए। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहां से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में। क्लियर? तो एक एक करके चलते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए पहला देखते हैं ब्रोमोप्रोपेन। आईयूपीएसी मत भूल जाना भैया। 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये होगा इसका आईयूपीएसी। तो प्रोपेन को जब हमने हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो अपने को क्या मिला? यहां पे प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर? तो यहां से पहले हमने क्या किया? यहां से Br निकाल दिया, तो यहां पे यहां से निकला है ना, ये ब्रोमीन तो यहां से निकला है, तो कार्बोकेटाइन भी इस वाले कार्बन पे बनेगा, तो यहां बन गया। अब क्या हुआ कि यहां पे अपने को पता है कि यहां तो बनेगा सेकेंडरी, सॉरी यहां पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी बनेगा, और अगर किसी तरह इस कार्बन पे ले आए तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपन ने क्या किया? यहां से ये हाइड्राइड आयन उठाया और इसको यहां
शिफ्ट करा दिया। इसको क्या बोल रहे हैं? 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। क्लियर? तो ये यहां पे आगे शिफ्ट हो गया, तो CH3 आ गया, यहां पे CH। अब हाइड्रोक्साइड का अटैक करवा दिया, तो यहां पे आके इसने क्या बना लिया? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, इस तरह से होती है 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। ऐसा ही यहां पे देख लीजिए, यहां से Br निकाला, यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन, इस वाले कार्बन पे ये बन गया। देखिए अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो फिनाइल है ना, ये फिनाइल ग्रुप, ये एक बार को इंटरमीडिएट बना के कुछ ऐसी बॉन्डिंग बना लेगा इस वाले कार्बन से। ठीक, उसके बाद यहां पे क्या होगा? 1,2 फिनाइल आयन शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे आ गया। अब यहां पे बन गया टर्शरी, और यहां पे क्या बन जाएगा? टर्शरी एल्कोहल। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ जा रहा हो, नहीं, कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी तो ही हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, तो ही फिनाइल शिफ्ट होगा। क्लियर? अब मुझे ये बताइए, ये शिफ्टिंग ऑर्डर है, वैसे तो मुझे बताना चाहिए था पहले, लेकिन मैं एक बार चाहता हूं तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि शिफ्टिंग ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कि भाई यहां पे है पहले से कार्बोकेटाइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब ये उस बंदे को जाने देगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स पर्याप्त मात्रा में है, या उसे जाने देगा जिसके पास पहले से ही कमी है? उसे जाने देगा ना कि जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये वाला ग्रुप है तो सबसे ज्यादा ये, इसके पास वो ग्रुप है ही नहीं। और यहां पे कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर सिंपल बता देता तो आपको शायद याद नहीं रहता, अब नहीं भूलोगे। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन से क्या मतलब है कि रिंग जो है छोटी थी पहले, वो अब एक्सपेंड कर गई है ना? एक्सपेंड कर गई है तो कैसे? ये दो ही केस में पॉसिबल है, या तो वो 4 से 5 में हो जाए, या वो 5 से 6 में हो जाए, और कहीं आपको रिंग एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। केवल 4 की साइकिल 4 कार्बन की होगी तो 5 की हो सकती है, और 5 की हो तो 6 की हो सकती है। दोनों का एग्जांपल देता हूं, ये 5 से 6 वाले का एग्जांपल है, और ये 4 से 5 वाले का। ठीक, देखिए यहां पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, ठीक है, इससे क्या बना है? साइक्लोहेक्सेन, है ना, एल्कोहल। तो यहां पे 5 थे कार्बन, यहां से क्या किया हमने? खा लिए, Br निकाल दिया। Br निकाल दिया तो यहां पे भाई ये कार्बन है ना, ये भी तो कार्बन है, तो यहां पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब हमने यहां पे क्या किया कि 1,2 मिथाइल आयन शिफ्ट, है ना? तो यहां पे क्या बन गया? ये साइक्लोहेक्सेन जो कार्बोनियम आयन है, और यहां पे हमने किसका अटैक करवा दिया? एल्कोहल का, तो अपने पास ये कंपाउंड बन गया। बोलो। ऐसे ही यहां पे 4 कार्बन है, 5वां ये, छठा ये, ऐसे है ना? तो क्या हुआ कि यहां पे पहले हमने ये Br नेगेटिव निकाल लिया, ब्रोमीन निकाल लिया, यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया, तो यहां से ये वाला आयन तो इधर भेज दिया, और ये वाली चीज यहां जोड़ दी, तो कैसा बन गया? ये साइक्लोपेंटेन जैसा कुछ बन गया, है ना? तो यहां पे क्या किया हमने? 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट, यहां पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट किया है, और यहां पे मिथाइल आयन शिफ्ट किया है। तो यहां पे ये स्क्वायर से पेंटागन बन गया, और पेंटागन से यहां पे हमने आयन शिफ्ट कराए, तो ये कार्बोकेटाइन यहां शिफ्ट कर गया, जिससे कि अल्कोहल आके अपना यहां जुड़ गया, और ये अपने पास क्या बन गया? 5 रिंग, है ना? 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया, जबकि लिया हमने 4 का था साइक्लो में। तो ये टॉपिक है रिंग एक्सपेंशन का। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
नेक्स्ट है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हमने एक्सपेंशन पढ़ लिया अच्छे से, अब कॉन्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना, चाहे 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो, चाहे मिथाइल आयन शिफ्ट हो, चाहे फिनाइल आयन शिफ्ट हो, चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो या रिंग एक्सपेंशन हो, जब तक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ नहीं जा रहा होगा कंपाउंड, इनमें से कुछ भी नहीं होने का। रीअरेंजमेंट तभी होती है जब कम स्टेबल हो और ज्यादा स्टेबिलिटी किसी रीअरेंजमेंट से मिल पा रही हो। जैसे यहां पे देखें तो ये केवल कहां पे है पॉसिबल है, 4 से 3 पे। जैसे यहाँ पे ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे ब्रोमीन निकाला, पहले केस में ब्रोमीन निकाला तो यहाँ क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। अब इसके पास कार्बोकेटाइन कहाँ है, रिंग के अंदर ही है ना, तो ये यहाँ पे लेस स्टेबल है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये करेंगे 1,2 मिथाइल आयन शिफ्ट, और क्या कर दिया, ये बाहर जाके एक कार्बोकेटाइन छोड़ दिया। अब इस पे क्या होगा, अब इस पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आराम से अटैक कर सकता है, आराम से जुड़ सकता है, और ये वाला कंपाउंड स्टेबल बन जाएगा। सिंपल है ना। चलिए ऐसे नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए कि ब्रिज हेड कार्बन, ये पहले भी बता चुका हूं, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। जैसे कि ब्रिज हेड मतलब जो हर तरफ से फंसा हुआ है, ब्रिज हेड के पास केवल एक ही कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा, बाकी तो वो कहीं ना कहीं बॉन्ड में फंसा हुआ होगा कार्बन के साथ, है ना। तो यहां पे अगर मैं क्या बनाना चाहूं कार्बोकेटाइन इस तरह के ब्रिज हेड कार्बन में, तो वो पॉसिबल नहीं है या अनस्टेबल है, इसलिए बनता ही नहीं है। और विनाइल, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट साइड में हो, अरे यार डबल बॉन्ड तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, अगर इसको मैं 2 हाइड्रोजन दे दूं तो ये फटाफट से सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यानी कि इसको वैसे ही बुक है। ऊपर से यहाँ पे और कमी, तो ये भी हाईली अनस्टेबल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पिनाकोल एंड पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के बेस पे, बहुत ज्यादा। ठीक, क्या है यहाँ पे, एक कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम है पिनाकोल। पिनाकोल को कैसे याद करोगे आप, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उसको किसके प्रेजेंस में H2SO4 को या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड H3PO4 भी ले सकते हो, उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है, तो क्या बन जाएगा अपने पास, पिनाक्लोन। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है ना। मैकेनिज्म कैसे, कि सबसे पहले क्या होगा कि H2SO4 स्प्लिट करेगा किसमें, H+ आयन में और HSO4 नेगेटिव में, है ना, इसी फॉर्म में टूटेगा। अगर यहां से हम एक H और निकाल दें तो ये H+ और SO2 नेगेटिव इस फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि एसिड का नेचर ही ऐसा है टूटने वाला। फिर यही वाला कंपाउंड है, यहां पे हमने ये जो एसिड आया था ना ये वाला, इसको यहां पे अटैक करवाया इस पे। इसने क्या किया, किसी एक हाइड्रोक्सिल को पकड़ के और वहां पे क्या बना दिया, OH2। इतनी बात क्लियर है कि भाई H+ आया, उसने किसी OH को पकड़ के क्या बना दिया, H2O वाटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने पानी निकाल दिया, यही वाला जो बना था, यहां से पानी निकाला तो यहां पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई। और ये कौन सा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी होता है ना, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद अब यहां देखिए, यहां रीअरेंजमेंट हुई है, दिख रहा है आपको कि ये वाला जो OH वाला है ना, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना। यहां पे क्या हुआ है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, यहां से हमने इसको तोड़ दिया और यहां से क्या कर दिया, ये H+ निकाल लिया जो हमने शुरुआत में दिया था। H+ निकाल लिया तो यहां पे क्या बन गए, पिनाक्लोन। क्लियर। तो इस तरह की रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मतलब उस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज है, एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट ऑफ कार्बन अलोन। आपको याद हो तो कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन थे। कैसे, देखें यहां पे
भाई वहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि 1 2 3 है ना, 3 पेयर थे यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 3 ही पेयर हैं, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन गए उसके ऑक्टेट में। नो रीअरेंजमेंट, भैया ये किसी रीअरेंजमेंट में नहीं जाता। कार्बोकेटाइन जाता है, ये नहीं जाता। वहां पे कौन कौन सी थी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट थी, 1 2 फिनाइल शिफ्ट थी, 1 2 मिथाइल शिफ्ट थी, है ना, और रिंग एक्सपेंशन था और रिंग कॉन्ट्रैक्शन था, है ना। यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, नो रीअरेंजमेंट। ये चीजें आपको एक बार फिर से बता दूं, ना समझ में आई हो, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर अपने को ज्योमेट्री देखनी है, ज्योमेट्री देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, उसका एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, साफ सीधी सी, कि सबसे पहले उसकी वैल्यू z की निकाल लो। z की वैल्यू कैसे निकालोगे कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक, जो उसकी वैल्यू आएगी उसी से हम ज्योमेट्री निर्धारित कर लेंगे। कैसे, अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 2 आता है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, 3 आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 4 आता है तो टेट्राहेड्रल होगी, 5 आता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, सॉरी 6 आता है तो ऑक्टाहेड्रल होगी। ये चीज क्लियर है कि 2 पे लीनियर, 3 पे ट्राइडल प्लेनर, 4 पे टेट्राहेड्रल, 5 पे ट्राइडल प्लेनर, 6 पे ऑक्टाहेड्रल। ये कब है ज्योमेट्री, जब हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर ली ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री से शेप कैसे निकालेंगे, शेप में आपको कुछ नहीं करना, शेप के लिए एक छोटी सी बात लिख देता हूं, वही काफी है, कि शेप में खाली लोन पेयर को छुपा दो, बात ही खत्म। जैसी भी ज्योमेट्री बन रही है उसके लोन पेयर को छुपा दो हाथ रख के, तो जो बचेगा वो उसकी शेप हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, 2 पे तो सिंपल सी sp 1 और 2, 3 पे sp2, 2 sp और 1 s तो 3, यहां पे sp4, 3 p और 1 s4, sp3d, 1d 1, 3 और 1 ये 5 और sp3d2। कोई दिक्कत। अब इसी के बेस पे अगर मैं इसकी निकालना चाहूं, यहां पे देखना बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3, z की वैल्यू निकालो पहले। बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर कितना है 1 यानी कि 1, तो कितना आएगा 4, 4 पे ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। अब इसकी अरेंजमेंट जो है अपने को टेट्राहेड्रल करनी है कि यहां पे लोन पेयर आ जाए। अब ये भी बताऊंगा यहां पे लोन पेयर क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे सबसे कम रिपल्शन होगा। अपने को रिपल्शन ऑर्डर पता है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में उससे कम, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत कम है, यहां पे थोड़ा सा होगा ना, तो ये सुटेबल जगह है रखने की। अगर यहां रख दूंगा तो पूरी ज्योमेट्री का सत्यानाश हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गई अब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरह की होती है टेट्राहेड्रल। अब क्या करना है अपने को, शेप पता लगानी है, तो इस पे हाथ रख दो। आपको दिख रहा होगा इस पे हाथ रखने के बाद कि ये कैसी बन रही है, एक पिरामिड जैसी दिख रही है ना, ये क्या होता है, ये पिरामिड होता है ना। तो इसकी शेप कैसी आ गई पिरामिडल, क्लियर। और 4 पे क्या है टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, अब बात है इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ऐसे में कहीं भी हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ मत देखो, बेंजीन को टिक लगा दो, क्योंकि इसमें क्या है मोर स्टेबल है ड्यू टू कंजुगेशन सिस्टम, क्योंकि यहां पे कंजुगेशन इसके मुकाबले ज्यादा, यहां तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, हर तरफ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज है ना, तो यहाँ पे मोर कंजुगेशन है ना, ड्यू टू मोर कंजुगेशन। क्लियर, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर इसमें कार्बोकैटायन का उल्टा है। हमने वहां पढ़ा था कार्बोकैटायन में कि टर्शरी वाला जो कार्बन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहां पे प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। जी जी, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी। तो यहां पे ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। याद रह जाएगा। चलिए अब कुछ रिएक्शंस पढ़नी है इससे मिलती जुलती। डिकार्बोक्सिलेशन, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। जानता हूं ये ऑर्गेनिक के बीच की रिएक्शन है, लेकिन यहां इस वक्त बतानी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देना किसी भी तरह से, उसको क्या बोलेंगे? डिकार्बोक्सिलेशन, है ना। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर देना, और डिकार्बोक्सिलेशन मतलब उसको निकाल देना। कैसे? यहां पे हमने NaOH लिया है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, और इससे क्या बना है? एल्केन। अब इसको चाहे आप एनायन की मैकेनिज्म देख के समझ लो, चाहे एल्केन की प्रिपरेशन समझ लो, या डिकार्बोक्सिलेशन समझ लो, कंसेप्ट वही रहना है। यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? NaOH को ड्राई रखता है। इस रिएक्शन की बेसिक नीड है कि जो NaOH है ना वो ड्राई होना चाहिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड उसमें हेल्प करता है। मैकेनिज्म क्या है इसकी? कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे तो यहां से अपने को एक H2 निकालना है। थोड़ा अगर मैं सहूलियत से लिखूं तो HONA ऐसे, और ये यहां से निकल लिया भैया H2। क्लियर, तो यहां पे क्या बचेगा? एक तो ये वाला आयन और एक कार्बोक्सिलेट आयन, है ना। यहां पे क्या बचा? एक सोडियम आयन और एक कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये आयन इस तरह से देखना, इसका एक स्ट्रक्चर और भी बन सकता है। ये यहां पे कुछ इस तरह से स्टेबलाइज कर लेगा खुद को, या तो ये बॉन्ड यहां चला जाए, ये बॉन्ड यहां आ जाए, तो ये इस तरह से और इस तरह से। अब अपने क्या करना है? यहां से CO2 गैस रिमूव कर देनी है ना। ये CO2 निकल जाएगा पूरा, तो यहां पे क्या बचेगा? कार्ब एनायन, है ना। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मैंने टॉपिक यहां क्यों लिया है कि कार्बन एनायन फॉर्मेशन हो गई। अब यहां से अगेन NaOH सिलेक्ट करवाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एल्केन, है ना। तो वाया किस मैकेनिज्म से फॉलो हो रही है? कार्बन आयन। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिकार्बोक्सिलेशन किस इंटरमीडिएट से कंप्लीट होती है या प्रोसीड होती है? तो क्या होती है? किससे होती है? कार्बन आयन से। ये मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मोर इजीली द एसिड गेट डिकार्बोक्सिलेट। अब सीधी सी बात है यार, जितनी जल्दी स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उतनी जल्दी एसिड डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे टर्शरी बन रहा होता तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती, थोड़ा टाइम लेता, हमें और भी कुछ डालना पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्राइमरी बना है, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन आयन में, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी सबसे कम, है ना। ये ऑर्डर तो पढ़ के आए अभी। फिर चलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑर्डर। ऑर्डर कैसा है इसका? ये आपके लिए सवाल है, आप एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। कर लिया? चलिए देखते हैं। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक CH3 है, यहां पे 2 हैं, और यहां पे तो सेकेंडरी भी है, टर्शरी है ना। तो क्या होगा? अगर ये डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा तो ये देगा अपने को प्राइमरी कार्बन आयन, ये जाएगा तो मे बी प्राइमरी देगा, लेकिन यहां पे प्लस आई इफेक्ट रहेगा इसका, और यहां पे जाएगा तो डेफिनेटली टर्शरी ही देगा। ठीक, अब अपने को स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है, तो डिकार्बोक्सिलेशन किसके बेस पे हो रही है? मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मोर इजीली द एसिड गेट डिकार्बोक्सिलेट। तो यहां पे सबसे ज्यादा दिस एंड थर्ड वन इज टर्शरी। क्लियर? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया, ये आप खुद ट्राई कीजिए। कर लिया? चलिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो कार्बन चेन में किसी में कोई फर्क नहीं है। देखो यहां पर भी 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, यहां पर भी 4 है। क्लियर? यहां पोजीशन, यहां पे फर्क क्या है? पोजीशन ऑफ NO2, पोजीशन ऑफ NO2, पोजीशन ऑफ NO2।
अब मैंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि NO2 जो है नाइट्रो, वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये। तो यानी कि ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यहां से भी और यहां से भी। अब इनमें से ये बताओ कि कौन सा ऐसा इनमें से कंपाउंड है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देगा इसकी स्टेबिलिटी का, इसकी स्टेबिलिटी का। तो जो सबसे पास में होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और वो उसकी स्टेबिलिटी को बर्बाद कर देगा। तो सबसे पास में कौन सा है, ये है, सबसे पास में ये, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, और फिर थर्ड वन ये। तो ये सबसे जल्दी अनस्टेबल हो जाएगा, तो डीकार्बोक्सिलेट जल्दी हो जाएगा, यानी कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा थर्ड, देन फर्स्ट और देन सेकंड। क्लियर भाई, यहां पे पोजीशन देखी जाएगी ना, इसमें कार्बन तो सेम है, कार्बन तो सेम है, बस यहां पे ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा करीब है कार्बोक्सिलिक आयन के, या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो ग्रुप के कौन से ज्यादा करीब है ना, उसी से पता लगाएंगे।